देखो ना, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। बराबर, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो वहां पे हो गया हीट, एनर्जी, बराबर, और डायनेमिक का मतलब हो गया ट्रांसफर, मूवमेंट। तो इस पार्ट यहाँ पे अपन ना बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट, बराबर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करे वो थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है, बराबर। और यही जब स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शंस के लिए देखा जाएगा तो इट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स के जो पॉइंट्स है उसमें मैंने ऐसा बोला कि थर्मोडायनेमिक्स इट ऑलवेज डील विद द लार्ज amount, it always deal with the macroscopic properties, it never deal with the microscopic properties। बराबर, बोलने का मतलब ये कि एक एटम, दो एटम, तीन एटम, पांच एटम में डील नहीं होता, बराबर। इसके लिए एक लार्ज अमाउंट चाहिए, एक बल्क अमाउंट चाहिए। जैसा अपना डिस्कशन हुआ था कि मैं बोलूं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का हीट चेंज, एनर्जी ट्रांसफर नहीं समझ सकता मैं, बट पानी का पूरा एक लीटर का, 2 लीटर का बॉटल है तो उसका एनर्जी ट्रांसफर जो है मैं समझ सकता हूँ, उसका थर्मोडायनेमिक्स में समझ सकता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन से डील नहीं करता, टाइम के रिलेटेड कोई बातें नहीं होती, बराबर। एंड इट नेवर डील विद द मैकेनिज्म फॉलोड, कि आपका प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट कैसे बना उससे भी थर्मोडायनेमिक को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पॉइंट लिमिटेशंस हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं, बराबर। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए देयर आर सर्टेन टर्म्स इन्वॉल्व जो मुझे समझ में आने चाहिए, जिसमें सबसे पहला टर्म हमने डिस्कस किया था सिस्टम। क्या बोला था हम लोग ने? सिस्टम। सिस्टम को मैंने ऐसे समझा है कि सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज बेसिकली दैट पार्ट हुज थर्मोडायनेमिक्स आई विश टू स्टडी। मैं जिसके हीट ट्रांसफर को समझना चाहता हूं, मैं जिसके हीट चेंज को देखना चाहता हूं, बराबर, जिसका स्टडी करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उसको क्या मतलब जिसके थर्मोडायनेमिक्स को मैं पढ़ना चाहता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, उसको मैं बोलता हूँ सिस्टम। क्या बोलता हूँ? सिस्टम, बराबर। और इस सिस्टम के बारे में अपना ऐसा बात हुआ था कि सिस्टम को जहां से हम देखेंगे, बराबर, वो क्या होगा? सराउंडिंग, बराबर। जो ऑब्जर्वर है वो सराउंडिंग में है, जिसे ऑब्जर्व करना है वो सिस्टम, बराबर। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री भी होती है। क्या होती है? बाउंड्री। ठीक है, फिर आपने बात किया कि दिस बाउंड्री कैन बी रियल, दिस बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। ये बाउंड्री मूवेबल भी होती है, ये बाउंड्री फिक्स भी होती है, बराबर। ये बाउंड्री इंसुलेटर भी होती है, मतलब ये बाउंड्री में हीट एक्सचेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर। उसके कई सारे ऑप्शंस मैंने आपको एग्जांपल समझाए कि ये चीजें हो सकती है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के क्या बनता है? यूनिवर्स। तो अगर सिस्टम है और सराउंडिंग है तो क्या मिला? यूनिवर्स, बराबर। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट किससे किया गया? बाउंड्री, बराबर। एक इमेजिनरी भी, वो बाउंड्री इमेजिनरी भी पॉसिबल है ना, और रियल भी पॉसिबल है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सिस्टम को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, एक को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, और एक को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कितने सिस्टम है? तीन। कौन से? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में अपन ने बोला कि ओपन सिस्टम इज बेसिकली दैट सिस्टम विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एज वेल एज एनर्जी। ठीक है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडी, ये सब किसके एग्जाम्पल बताए थे मैंने? ओपन सिस्टम। आया समझ में बात? ठीक है, कि ये सब ओपन सिस्टम है जिनमें मास भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी हो सकती है। फिर मैंने बोला कि जैसे वो चाय का एग्जांपल दिया था मैंने, बराबर। हॉट टी नॉर्मली एक कप में रखी गई है, बराबर। आफ्टर हाफ एन आवर तो मैं उसमें देखता हूँ कि इसमें मास का भी एक्सचेंज है और हीट का भी एक्सचेंज है, तो वो किसका सिस्टम है? ओपन। क्लोज सिस्टम में अपन ने बोला था कि इसमें मास का एक्सचेंज नहीं होता, बराबर। उस टी को मैंने ढक दिया मान लो, अरे हाँ या ना, बराबर। ढक्कन का क्या नाम था? क्या था? हाँ, किसी ने तो बताया था ना। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि वो याद है वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बोला था मैंने, वाटर ड्रॉपलेट ऐसा लिया सीधा आ जाएगा चाय में, तो उसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, ऐसा है। तीसरा सिस्टम मैंने बोला कि अभी क्या किया? थर्मस में लाके रख दिया, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सचेंज, नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये सिस्टम तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। छोटी मतलब अमाउंट के हिसाब से भी मैं सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। बट थर्मोडायनेमिक में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में डील ही नहीं होता, वी ऑलवेज डील विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है दोज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है,
इसी सिस्टम को मैं ऐसे भी क्लासिफाई कर सकता हूँ कि अगर उस सिस्टम में थ्रू आउट फेज एक ही जैसा है तो वो होमोजेनस बोला जाएगा, अगर उसके फेज में चेंजेस होंगे तो वो हेट्रोजेनस बोला जाएगा। बराबर, ये सब कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट याद रख लें तभी भी चलेगा। फिर अपना बात हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, स्टेट ऑफ सिस्टम, कि हर एक सिस्टम को डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये जो सिस्टम है, बराबर, इसकी ये पोजीशन है, तो उसकी पोजीशन को जो मैं डिस्क्राइब करता हूं उसे मैं बोलता हूं स्टेट ऑफ सिस्टम। कि दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसमें जो गैस है, ये गैस का इतना वॉल्यूम है, ये गैस का इतना प्रेशर है, इसका इतना टेम्परेचर है, तो ये मैं सिस्टम की एक स्टेट को बता रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। और जिसके थ्रू इसे स्पेसिफाई किया जाता है, जिसके थ्रू उस सिस्टम के स्टेट को बताया जाता है, जिन क्वांटिटीज के थ्रू, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के थ्रू, उनको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है? वेरिएबल वर्ड इसलिए मैं यूज करता हूं क्योंकि जिसके चेंज होने से सिस्टम की स्टेट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। बराबर, जैसे मैंने बोला कि प्रेशर P1 इतना है, P1 को चेंज कर दिया मैंने, P2 कर दिया, तो P के चेंज होने से जरूर सिस्टम की स्टेट में क्या आ गया? चेंज। तो इसे बोला गया स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल और स्टेट ऑफ सिस्टम आर द टू डिफरेंट टर्म्स। स्टेट ऑफ सिस्टम उसकी क्या है? पोजीशन। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? उसकी पोजीशन। फिर आगे जो बात हुआ था अपना, उसके बाद वाला कौन सा टर्म डिस्कस किया था अपन ने? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस में देयर आर टू पार्ट्स, द वन इज स्टेट फंक्शन, द अदर इज पाथ फंक्शन। मैंने बोला कि ये इनिशियल स्टेट ए है, ये फाइनल स्टेट बी है। बराबर, आप ए से बी जा रहे हैं बाय पाथ 1, बराबर, पाथ 2, पाथ 3, आई डोंट केयर। आप क्लास में 2 o'clock पहुंच गए, 2 PM, आप घर से 10 को निकले, 11 को निकले, 12 को निकले, 1:30 को निकले, कितने बजे निकले उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर से इधर आ गए ना। एक रास्ता था जो 30 मिनट का था, एक रास्ता था जो 45 मिनट्स का था, एक रास्ता था जो 15 मिनट का था। मैं कभी नहीं पूछूंगा आप कौन से वाले रास्ते से आए। मेरे लिए क्या है, आप घर से क्लास आ गए, बात खत्म हो गई, 2 PM पहुंचे गए ना, हो गया। आपने कोई भी पाथ यूज किया हो, अब इसका रिवर्स सोचिए कि ऐसे 3 रास्ते आपके क्लास से घर जाने के लिए, बट घर वाले बोलेंगे हमेशा कि 15 जल्दी वाले रास्ते से आना है, बराबर, 15 मिनट में आ जाना। आप 1 घंटे के बाद पहुंचेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। आप आए वो मैटर नहीं करता है, वो पाथ भी फॉलो कौन सा हुआ वो भी मैटर करेगा उधर। समझ आ रहा है मेरा बात? तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, 2 टर्म बताए थे मैंने, जिसमें सिस्टम जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंसी रख रहा है। बराबर, प्रॉपर्टी, if property, system की property depends on initial and final state of the system only, then it is called state function. बराबर, and if it depends on the path followed by the system, then it is called path function. Heat and work are the path function. बाकी जो भी मैंने वहां पे बोले थे rest all are state function, जिसमें मैकेनिज्म मैटर नहीं करता। उसी को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए मैंने हेस लॉ वापस एक बार याद दिलाया था, जहां पे ऐसा डिस्कशन भी किया था मैंने कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर डाइऑक्साइड है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसका जो डेल्टा एच है और इसका जो डेल्टा एच है, दोनों का एक ही होगा, क्योंकि एंथैल्पी चेंज जो है, चेंज इन एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इज अ, हाँ, तो वो सब एग्जांपल आपने लिखा था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो 2 टाइप की हैं। बराबर, एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली जो होती है वो अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो दिस 1 लीटर वाटर हैव मास, दिस 1 लीटर वाटर हैव मास ऑफ 1 kg। बराबर, 1 लीटर वाटर है और मान लो इसका मास जो है 1 kg है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो 100 ml वाटर है, ठीक है, तो इसका मास क्या हो गया? 100 ग्राम हो गया। बराबर, अब मैं पूछूं कि इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 100 ml है, मास क्या है इसका? 100 ग्राम है, ठीक है, इसका एक सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसकी कुछ डेंसिटी होगी, बराबर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्या बोलते हैं, सही है ना? एट दिस स्टेज इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने सेम टेम्परेचर पे मतलब 900 ml वाटर और ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, तो अभी टोटल कितना हो गया? 1000 ml वाटर हो गया। 1000 ml वाटर पे मैंने वॉल्यूम क्या बोला कि वॉल्यूम कितना है? 1000 है, मास कितना है? 1000 ग्राम होगा। बराबर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका डेंसिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, रेस्ट ऑल थिंग रिमेन सेम। मतलब आपके अमाउंट और वाटर ऐड करने से इन प्रॉपर्टीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती।
और जब अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो इन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखने के लिए अपन ऐसे याद करते हैं, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव बराबर। और ऊपर की दो प्रॉपर्टी को अगर फोकस करेंगे तो मास के साथ ये दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, क्या बोलते हैं, हाँ या ना? क्या वो दोनों प्रॉपर्टी मास के साथ चेंज हो गई? आंसर इज यस। मास के साथ वो दोनों प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई ना। तो जब मास के साथ दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो उन्हें क्या बोला गया कि दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसे टाइप की प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और अगर वो मास के साथ चेंज नहीं होती तो प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा कि कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। समझा? एक प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है? एक्सटेंसिव, और एक प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है? इंटेंसिव। ठीक है। नाउ इन फ्यू केसेस, जैसे मैं ऐसा बोलता हूं कि इन सम केसेस व्हेन द अमाउंट इज स्पेसिफाइड, इन फ्यू केसेस व्हेन द अमाउंट इज स्पेसिफाइड, ऐसे केस जिसमें हम अमाउंट को क्या कर देते हैं? स्पेसिफाइड कर देते हैं, मतलब अमाउंट को फिक्स्ड कर देते हैं, बराबर। तो अगर वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव भी है तो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? इंटेंसिव। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। जैसे मैं बोलता हूँ मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कहीं पे, तो वॉल्यूम ना कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की जगह मोलार वॉल्यूम बोलने लगूं, क्या बोलने लगूं? तो मोलार वॉल्यूम तो फिक्स है कि इट इज अमाउंट, इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस अगर एसटीपी पे होगा तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4, मतलब इस वॉल्यूम में तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है ना। तो वॉल्यूम कैसे टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? सुनिए, समझिए मेरी बातों को कि वॉल्यूम कैसे टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। बट मोलार वॉल्यूम कैसे टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। वॉल्यूम इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलार वॉल्यूम इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बराबर। तो जब ये मोलार वर्ड ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया जाता है तो इस वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? इंटेंसिव। जैसे मैं दो वर्ड देता हूँ, हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। क्या वर्ड दिए मैंने? हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट। हीट कैपेसिटी क्या है? मतलब एक सब्सटेंस है, बराबर, वो सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ हीट ले सकता है टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो वो अमाउंट फिक्स नहीं है, तो उसके हिसाब से वो वेरी होता रहेगा, बराबर। लेकिन अगर मैं अमाउंट को फिक्स कर दूं कि 1 मोल ही है, 1 ग्राम ही है, तो उस केस में तो अमाउंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो हीट कैपेसिटी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी ना। आप समझे मेरी बात को? तो हीट कैपेसिटी एक टर्म हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी एक टर्म हो गया। हीट कैपेसिटी किस में काउंट होगा? इंटेंसिव में या एक्सटेंसिव में? एक्सटेंसिव। मोलार हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट। हीट कैपेसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलार हीट कैपेसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव। क्योंकि मोलार में आप अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे, दूसरे वाले में आपने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। पहले आपने मान लीजिए इतना बड़ा, ये वाला ना, देखो आपने बोला मान लो कि ये सब्सटेंस है, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट लेगा टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो एक ही होता है ना, 25 का 26 हो या 298 का 299 हो, मतलब एक ही हुआ। ठीक है, अरे समझा? 25 डिग्री के टर्म में, 298 केल्विन के टर्म में। बट अगर मान लीजिए इतना बड़ा पीस है तो इसके लिए तो कुछ अलग लगेगा ना। तो इन बोथ द एग्जांपल्स हीट कैपेसिटी विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। बट मोलार वाले में तो सेम ही होगी ना। नहीं समझा मेरा बात? ठीक है। अपन ऐसे भी बोलते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब होती है तो उनका जो रेशियो होता है ना, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव, बराबर। द बेस्ट एग्जांपल हियर वी हैव डेंसिटी व्हिच इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, वहां पे एक टर्म डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गिवन प्रॉपर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। तो मैंने ऐसा बोला था आपको कि मान लो ये पार्ट है, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसका मास है मान लो 3 kg, ऐसा मान के चलो। इसको मान लीजिए आपने कर दिया दो पार्ट में डिवाइड, डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मतलब दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। तो इसके टेम्परेचर का क्या चेंज है? 300 का 300 या अलग अलग हो गया? 300 ही है। वॉल्यूम क्या हुआ?
3 लीटर है या आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया, बराबर V/2 V/2। मास का क्या सीन है, आधा आधा, M/2 M/2, क्या बोलते हैं, हाँ है ना। तो जो डिवाइड हो जाए, जो डिविजिबल हो जाए वो एक्सटेंसिव है, जो डिविजिबल नहीं हो क्या है, इंटेंसिव। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ये मिले कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिविजिबल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन डिविजिबल, बराबर। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। एक्सटेंसिव की डिफाइन ऐसे की गई थी कि दैट प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ substance. Intensive is basically that property which does not depend on the amount of substance. जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये सब क्या डिपेंड ही नहीं करता ना भाई, अरे हाँ या ना, ठीक है। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जब भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा आ जाए कि दैट प्रॉपर्टी विल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, वो अमाउंट पे डिपेंड अगर कर रही है तो वो एक्सटेंसिव होगी, अगर वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही तो क्या है, इंटेंसिव, ठीक है। अगला तो ये डिस्कशन हुआ था, नेक्स्ट क्या था, फिजिक्स, अच्छा प्रोसेस, वही मैं बोला, फिर बाकी लोग क्या करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस का मतलब हुआ एक ऐसा ऑपरेशन थ्रू विच सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट, ऐसा ऑपरेशन जिसके थ्रू आप सिस्टम के एक स्टेट को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। मान लो आपका सिस्टम है एट P1 V1 T1, बराबर, आपने उसको चेंज करके P2 V2 T2 किया, तो इसके लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे ना, जिसके थ्रू ये चेंज आएगा, बराबर। तो जो भी चेंज आप करोगे, बराबर, उसी को आप, उस ऑपरेशन को आप नाम देते हो प्रोसेस, उसी को आप क्या नाम देते हो, क्या नाम देते हो, हाँ, एक ऑपरेशन थ्रू विच सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ सिस्टम, अरे मतलब स्टेट, समझा मेरा बात। अब उसके थ्रू अपन चेंज देखते हैं कि क्या चेंज आया, बराबर। अगर मान लो मैंने कि इस प्रोसेस को करने के लिए मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 0। थ्रू आउट द प्रोसेस दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर, तो उसको नाम दे दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा तो अपन ने बोला आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कांस्टेंट है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, क्या कांस्टेंट रख के मैं चेंज ला रहा हूँ, ठीक है। अब समझे मेरी बात को। जैसे मैं वॉल्यूम में बोलता हूँ कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोबारिक, दिस इज आइसोथर्मल, बराबर। अगर मैं बोलता हूँ कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, 0, एंड सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, बराबर। There is a process called cyclic process. Cyclic process is not a single process, is not a single step process. I mean to say, it's a combination of two or more processes. वो दो या दो से ज्यादा processes का क्या होता है, combination होता है। एक step एक स्टेप में तो कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता भाई, दो एक स्टेप दो स्टेप में। मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से कहाँ आए, सी, या तो सी से ए डायरेक्ट जाएंगे, या तो सी से डी जाएंगे, फिर डी से ए आएंगे ना, या ई जाएंगे, एफ जाएंगे, फिर ए पे आएंगे। आप समझ रहे मैं क्या कैसे बोलना चाहता हूँ कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेप्स। वो दो या दो से ज्यादा प्रोसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, फिर वहां से कहाँ आए, वापस ए पे आए। मान लीजिए इस तरफ प्रेशर है और इस तरफ क्या है, वॉल्यूम, मान लीजिए, बराबर। तो जब आप ए से बी जा रहे थे तो आपका प्रेशर कांस्टेंट था ना, आपकी किस में चेंज आ रहा था, वॉल्यूम में। तो आपने बोला कि ए से बी जब मैं गया तो प्रोसेस क्या था मेरा, आइसोबारिक। जब मैं बी से सी आया तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, बराबर, प्रेशर में चेंज आ रहा था, तो प्रेशर, वो प्रोसेस मेरा क्या था, आइसो आइसो आइसोकोरिक हुआ ना। बी और सी पे वॉल्यूम तो सेम ही है ना, तो बी और सी पे डेल्टा बी 0 है ना, ए और बी पे क्या था, डेल्टा पी 0 था। जब सी से डी वापस गए तो प्रेशर 0 हो गया, क्या चेंज आया, वॉल्यूम, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, आइसोबारिक। फिर डी से ए पे आए, तो इसलिए, हाँ, इसलिए मैंने बोला कि ये दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस का कंबाइन होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेप्स, बराबर। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस अगर होगा तो ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, बराबर, जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे, बराबर, चेंज इन स्टेट फंक्शन हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो गई ना। स्टेट फंक्शन में आपने चिल्ला चिल्ला के क्या बोला था, स्टेट फंक्शन में आपने चिल्ला चिल्ला के ये बोला था कि ये वो फंक्शन है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से ही मतलब होता है ना, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज। मैं बोलता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेजेस क्या हो गई, सेम हो गई। अगर दोनों स्टेजेस सेम है तो देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो चेंज तो उसका फंक्शन क्या आएगा, मतलब उसका चेंज क्या आएगा, 0, फंक्शन नहीं, उसका चेंज क्या आएगा, 0, ठीक है।
तो जैसे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा यू हो गया, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एस हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ये सब जो रहेंगे वो उनके लिए तो क्या हुआ, इनिशियल फाइनल स्टेट क्या हुई, सेम हो गई, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या आ गया, जीरो। बट चेंज इन पाथ फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा, बराबर, क्योंकि ये तो सिस्टम पे पाथ पे डिपेंड करता है ना भाई। मान लीजिए ये ए पॉइंट था, बराबर, मैं ए पॉइंट से बी गया, बी से सी आया, बराबर, सी से डी आया और डी से ए आया, तो मेरी तो इनिशियल फाइनल एक ही हुई ना, लेकिन ये वर्क तो हुआ ना, हीट तो चेंज होगा ना, एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी ना। एनर्जी का चेंज दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वर्क की फॉर्म में या तो हीट की फॉर्म में, बराबर ना। तो पाथ फंक्शन के मतलब जो पाथ डिपेंडेंट प्रोसेसेस होंगे वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अरे हाँ या ना? ठीक है, देखिए, तो ये समझ गए आप जो मैं बोल रहा हूँ? ये समझा आपको कि नॉट इक्वल टू जीरो मैंने कैसे बोला? ये समझा आपको दो या दो से ज्यादा मैंने कैसे पूछा? तो आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि ए से बी जब गया तो बताओ क्या प्रोसेस था, तो सिंपल है, ए से बी जब गया तो प्रेशर जीरो था। टीवी डायग्राम तो देख ही पाते हो, इतना तो समझ रहे हो कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या था, जीरो था। जब प्रेशर मतलब आई मीन टू से चेंज इन प्रेशर जीरो था, तो ये प्रोसेस क्या माना गया, आइसोबारिक माना गया। तो ए से बी का प्रोसेस आइसोबारिक हो गया, बी से सी का प्रोसेस आइसोकोरिक हो गया, सी से डी का प्रोसेस वापस आइसोबारिक हो गया, और डी से ए का प्रोसेस वापस आइसो। ये चीजें क्या हुई, जीरो। ये चीजें क्या हुई, नॉन जीरो, बराबर। वर्क डन कभी जीरो नहीं होता है, इसका वर्क, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कभी जीरो नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, वर्क डन के लिए साइक्लिक प्रोसेस में ना डायरेक्शन बहुत मैटर करता है कि कैसे घूम रहा है। तो अब देखो मैंने एरो दिखाया है उधर प्रॉपर कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती है जो आगे डिस्कस करने वाले हैं अपन। फिर अपन ने डिस्कस किया था रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें मैं ये बोलना चाहता था कि इस बाउल के अंदर सैंड पार्टिकल्स हैं, बराबर, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के ऊपर बाउल रखा हुआ है, ठीक है, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सैंड पार्टिकल्स। आपका जो हाईएस्ट नंबर आपको पता हो, समझ में आता हो, ठीक है, उतना नंबर मान के चले, इतने सैंड पार्टिकल हैं, ठीक है। आपको टास्क ये दिया गया है, ऐसा मानते हुए कि आप काफी ज्यादा फ्री हैं, कुछ तो काम नहीं है आपको, तो इसे हर एक सेकेंड के बाद एक सैंड पार्टिकल हटा देना है, बराबर। अरे हाँ या ना, बराबर। हर एक सैंड पार्टिकल क्या करना है, हर एक सेकंड के बाद हटा देना है। अब हर एक सेकंड के बाद अब एक सैंड पार्टिकल हटेगा, तो एक सैंड पार्टिकल के हटने से कुछ तो प्रेशर में चेंज आएगा। यहाँ जो प्रेशर होगा वो गैस का प्रेशर होगा, ये बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर माना जाएगा, बराबर, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सैंड पार्टिकल का खुद का प्रेशर है। नहीं समझा, बराबर। जैसे आपके पढ़ाई पे भी दो लोगों का प्रेशर होता है ना, घर वालों का, क्लास वालों का, वैसा कभी किसी का कम हो जाता है, अचानक से घर पे चोट बीट लग जाए आपको या घर पे बीमार हो जाए तो घर वालों का ध्यान भटक जाता है पढ़ाई से। क्लासेस वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार पढ़ के आना बस, बात खत्म हो गई, वैसा बोलते हैं। तो वो दो प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर भी। एक एक्सटर्नल प्रेशर मतलब क्या हुआ, उसमें कौन सा प्रेशर, पिस्टन का तो प्रेशर लग रहा है, पिस्टन का प्रेशर मतलब सैंड पार्टिकल का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, दोनों ऐड होके साथ में आ रहे हैं। एक सैंड पार्टिकल हटा दिया, बराबर, एक सैंड पार्टिकल के हटने से कितना चेंज आ गया, एक स्मॉल सा चेंज आया, बराबर। उस स्मॉल चेंज का कुछ तो स्मॉल रिजल्ट हुआ, बट मुझे क्या अपीयर हुआ कि इक्विलिब्रियम ही बना हुआ है, बराबर। मैंने उसी एक सैंड पार्टिकल को वापस रख दिया, मुझे लगेगा सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, आया ना। और जब कभी ऐसा हो कि बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज, बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज, इफ सिस्टम retain its original position, regain its original position, then such kind of processes are called reversible processes. Then such kind of processes are called reversible process. ऐसा प्रोसेस जिसमें एक छोटा चेंज करने से सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट को वापस से ले ले, बराबर, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल। हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस मुझे अब आप कितने भी फ्री रहें इस काम के लिए मानेंगे नहीं, बोलेंगे ये क्या, इतने सारे सैंड पार्टिकल ट्रिलियंस में एक एक, क्या इतना फालतू थोड़ी हूँ, बराबर। तुरंत आपकी ईगो पे बात आ जाएगी, बोला मेरे को क्या समझा, मैं क्या अभी 10-12 साल यही करता रहूंगा क्या, हर एक सेकंड के बाद एक सैंड पार्टिकल निकाल के फेंकता रहूं। मतलब इसमें जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो बहुत ज्यादा है ना। बट अगर मैं यही बोलूं कि आप एक बार में हटा देना है तो हटा दोगे ना, बोले हाँ ये कर देगा, क्योंकि उसमें फाइनाइट स्टेप है, इसमें इनफाइनाइट स्टेप है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगी, हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं है।
बट इसमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, इधर वर्क डन ऑब्टेन ज्यादा होता है, उधर वर्क डन ऑब्टेन कम होता है। इधर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। दूसरे वाले में क्या समझाया था मैंने, पूरा का पूरा एक बार में हटा देते हैं, तो उसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, इधर वो जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कम होता है। दैट डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ गैस वो कम आता है, उधर दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंट पार्टिकल हटा रहे हो ना, उधर तो आप क्या करोगे, उधर तो पूरा का पूरा बाउल हटा दोगे। आया समझ में बात? ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक बातें? बोलो कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते आगे। और कुछ बताया था मैंने या फिर यहाँ तक ही पढ़ाया था? इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखे फिर। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लिख दिया आपने? हेडिंग लिख दिया? ठीक है, नोटबुक बंद करते हैं, फोकस करें इधर। इधर पर दिख रहा है क्या? ये हाथी दिखना चाहिए, मैं नहीं दिखू चलेगा? ये लाइन पे दिख रहा है क्या, इस वाली लाइन पे? नहीं, ठीक। इधर प्रॉपर, पीछे अभी। अरे बाबा, एक ही स्क्रीन पे दो लोग अलग अलग तरीके का बता रहे। आपको स्क्रीन में देख के बताना है दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये समझ आ रहा है ना? नहीं तो कोई बोला अरे दिख तो रहे सामने, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे कि इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का इधर दिख रहा है? चलो ठीक है, तो ये दिख रहा होगा ना इधर से, थोड़ा इस तरफ से चालू करता हूँ फिर। क्या हेडिंग लिखा है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, now see there are two ways, there are two modes for the transfer of energy, one is work and the second is heat। दो तरीके हैं जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एक पहला वर्क और दूसरा हीट, बराबर। एक हीट है जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वर्क है जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। हीट और वर्क ये दोनों बाउंड्री से ही एक्सचेंज होते हैं, दोनों का एक्सचेंज कहाँ होता है? बाउंड्री। हीट एंड वर्क देयर एक्सचेंज दे अपीयर एट बाउंड्री, दे अपीयर्स एट बाउंड्री। इसका मतलब क्या है कि इनका जो एक्सचेंज है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसके थ्रू होता है? बाउंड्री के थ्रू। समझने वाली बात है, सीधी सीधी, ठीक है। हीट और वर्क में फिर डिफरेंसेस क्या है? हीट और वर्क में डिफरेंस ऐसा होता है कि हीट कब बोलते हैं और वर्क कब बोलते हैं? हीट कब बोलते हैं मालूम है? व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस,
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब कभी भी एनर्जी का ट्रांसफर ना टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो, एनर्जी का ट्रांसफर किसकी वजह से हो, टेम्परेचर डिफरेंस। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, दैट ऑब्जेक्ट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस पे एक छोटा ऑब्जेक्ट रखा गया है, बराबर, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सिस्टम में इतना तो समझ में आता है अपने को कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना, एनर्जी का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा, बराबर। एक 100 पे है और एक 25 पे है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है ना। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो तो उसे हीट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, हीट। आया समझ में। आपके बाजू में मान लो एक आयरन बॉल रखा हुआ है विच इज एट 200 डिग्री सेल्सियस, जिसे 200 डिग्री पे हीट किया गया था, बराबर। जब उसको आप ऐसे करेंगे मतलब, तो आपको रियलाइज होगा हीट एनर्जी ना, वो एनर्जी जो है वो कौन सी फॉर्म में आ रही है, हीट। क्योंकि उस आयरन बॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, समझा। एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लाके रख दिया है, आया समझ में, ठीक है। अब 2 घंटा बीतने के बाद, ठीक है, मान लीजिए आपने लेके, आप बोले कि ब्रेक में माहौल बनाएंगे, बराबर। तो अब वो जब माहौल बनाने का टाइम आया तब तक क्या हुआ उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, ठंडा हो गया। बोलते हाँ ठंडा हो गया, अरे पहले से ही ठंडा था, माहौल बनाने के पहले ही अलग लेवल पे चले गए। अरे गर्म हो गया ना बाबा, रूम टेम्परेचर पे आ गया ना, कम से कम इतना तो बोलो कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। बोलते ठंडा हो गया, बोलते बोला हाँ ठंडा हो गया, फ्रिज की जरूरत ही नहीं तब तो। ये किस वजह से हुआ, क्या डिफरेंस था, टेम्परेचर ना। तो मतलब यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, उस एनर्जी ट्रांसफर होने का रीजन क्या था, वो एनर्जी ट्रांसफर होने का था रीजन हीट। मतलब उसका वे क्या था, जो कम्युनिकेशन का वे बोलते हैं ना, वैसा वे क्या था, वो था हीट, बराबर। वर्क अलग तरीके से होता है, बराबर। जैसे एनर्जी ट्रांसफर करना है ना, आपने एक मेटल की शीट ली हुई है, बराबर, आयरन का ही शीट है मान लो, आप उसको हैमर कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, हैमर। तो ये भी क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी ट्रांसफर ही कर रहे हैं ना, बट ये एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में हो रही है, वर्क। दैट इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। आप मान लीजिए जब आप गीजर के थ्रू पानी को गर्म करते हैं, तो जो गीजर के थ्रू आप पानी को गर्म कर रहे हैं ना, ये वर्क है, ये हीट ट्रांसफर नहीं है, ये क्या है, वर्क। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं मालूम है कि whenever there is a transfer of energy other than अगर अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के बाकी कोई भी तरीका हो जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, वर्क डन। और मैं ये भी बोलता हूं कि वर्क इज गुड एंड ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क जो होता है ना, दिस इज गुड एंड ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो होता है ये एक अच्छा और ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए ये जो मार्कर है ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस मार्कर को वहां पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाए, ये उठाया मार्कर को लाके रख दिया, क्या मार्कर का आधा हिस्सा उधर ही रह गया, पूरा आया ना। मतलब वर्क हुआ तो पूरे के लिए हुआ, ऐसा नहीं कि अनइवन हुआ, पूरा आया ना। अरे ये सुनो, जब आप बॉडी की बात करेंगे तो पूरे बॉडी की बात करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे बॉडी मार्कर का सिर्फ ये पार्ट आया ये पार्ट नहीं आया। एग्री, सही है या नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ, जब मैं हीट की बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं हीट के टर्म में कैसे बात कर रहा हूँ कि मान लो मैं इसको यहाँ से हीट करना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। लाइटर है, अरे केमिस्ट्री लैब में यूज होता है ना, नहीं रखा है प्रवीण, नहीं? अरे है तो आगे बात बढ़ाई जाए, नहीं है तो फिर क्या, उधर कोई नहीं, श्रेयस नहीं, मिले बाबा, नहीं तो 7:30 के बाद फिर बोले दोनों दिन फ्री हो जाते हैं। तुमको भी तो पढ़ना तो रहता नहीं है, तो तुम भी फ्री ही है, अब मेरे को पढ़ाना नहीं है तो मैं भी फ्री हूं, इस तरफ कोई नहीं। चलो फिर अज्यूम कर ले लाइटर है, आपने हीट करना चालू किया, कौन सा एंड ज्यादा गर्म होगा, जिस एंड पे मैंने होल्ड किया है
या जिस एंड पे हीट हो रहा है, तो मतलब हीट अनइवन हो रही है ना, ट्रांसफर कैसे हुई, पूरी तरीके से हुई नहीं ना, इस इधर क्या होगा, ज्यादा होगा, इस तरफ नहीं होगा ना, तो दिस इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म, दिस इज पुअर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसलिए मैंने वर्ड दिया कि गुड और बैड, मतलब गुड और पुअर, ऐसे वर्ड दिए कि गुड एंड ऑर्डर्ड, दिस इज पुअर एंड डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप जो पानी को गर्म करते हैं, बराबर, सर्दियों में कभी एक दो बार जब आप नहाते हैं वैसा, बराबर, ठंडी में, विंटर सीजन में होता है ना ऐसा, बराबर, तो आप मान लो उस दिन गीजर काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है, आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो पहला 10 मिनट आप ऊपर का जो लेयर है ना पानी का, उसके साथ मस्त ऐसा खेल सकते हैं। हाँ, पहले 10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर, उसके 15 मिनट के बाद जो होगा तो पानी आपके साथ खेलना चालू करेगा। सिंपल स्टोरी है ना उसमें। क्यों? अभी वो जो हीट था, आपने जो मोड ऑफ ट्रांसफर है हीट के, एनर्जी के, हीट मोड ऑफ ट्रांसफर है ना एक, वो क्या हुआ, नीचे से ऊपर भी आ गया ना, अब हीट यहां ज्यादा लगी, इससे कहीं ज्यादा पानी गर्म नीचे के लेवल पे होगा ना, नहीं होगा, तो मतलब अनइवन है ना, ऑर्डर्ड कहाँ है, डिसऑर्डर्ड है। क्या ये ऑर्डर्ड फॉर्म हुआ? तो ये क्या फॉर्म हुआ, डिसऑर्डर। तो इसलिए तो मैं भी बोल रहा हूं कि ये कैसी फॉर्म है, ये अच्छी फॉर्म नहीं है ना, दिस इज पुअर एंड डिसऑर्डर्ड, बराबर, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर, आपको समझा दोनों वर्ड का मतलब, दिस इज गुड एंड ऑर्डर्ड, दिस इज पुअर एंड डिसऑर्डर्ड, बट दोनों का जो अपीयरेंस होता है वो कहाँ होता है, बाउंड्री पे, कहाँ होता है, बाउंड्री। आप समझे मेरी बात, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो दैट इज हीट एंड वर्क। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कई सारे यूनिट्स होते हैं वर्क और हीट के लिए, जैसे यूनिट है मेरे पास लीटर एटमॉस्फेयर, बराबर, यूनिट है मेरे पास लीटर बार। ये बेसिकली जो प्रेशर वॉल्यूम टाइप के वर्क होते हैं ना, जो मैं आगे बताऊंगा, उनके लिए यूज होता है। आप जनरली जो हीट और वर्क के लिए यूनिट यूज करते हो, वो कैलोरी होती है, जूल होता है, अर्ग होता है, बराबर, और भी कई सारे रहते हैं, बट इतनी की जरूरत अभी के लिए तो ठीक है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है ना, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। It is equal to 101.3 into 10 raised to 7 earth. I hope you understand this. बराबर, is equal to around 20, थोड़ा छोटा लिखता हूँ इसको, 1 लीटर एटमॉस्फेयर is equal to 101.3 joule is equal to 101.3 into 10 raised to 7 earth is equal to around 24 point something calories, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। जब जरूरत पड़ती है तो वी कंसिडर 4.2 ऑल्सो। ठीक है, देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ये हैशटैग नोट है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस दैट 1 लीटर एटमॉस्फेयर, for numerical purpose we consider that 1 liter atmosphere is approximately equal to 100 जूल, बराबर, 101 था ना, तो उसको अपन अप्रोक्सीमेट 100 मान लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 raised to 9 अर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको 7 माना था, इसको 100 माना, 7 और 2 9 हो गया ना, बराबर, इज इक्वल टू 24 कैलोरीज, ये तो चलेगा ही ना। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ा एनर्जी का टर्म क्या दिखा मुझे, अगर सबसे बड़ी कोई यूनिट लगी तो क्या लगी, लीटर एटमॉस्फेयर की। लीटर एटमॉस्फेयर के बाद मुझे कौन सी यूनिट बड़ी लगी मालूम है, जूल की या कैलोरीज की, कैलोरीज की। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 4.18 होता है प्रिसाइजली, अप्रॉक्स अपन 4.2 भी बोलते हैं, अपन तो 4 पे भी काम चला लेंगे जरूरत पड़ी तो। कैलोरीज के बाद क्या आएगा, जूल, जूल के बाद क्या आएगा, आप समझे मेरी बात को? ठीक है, तो दिस आर द टू वेज, बराबर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए ये दो तरीके यूज किए जा सकते हैं। आपको समझा ये बात? ठीक है, कौन से दो तरीके, हीट एंड वर्क, बराबर, हीट एंड वर्क। हीट कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो, तब हीट बोला जाता है। इसके अलावा कुछ भी हो, कोई भी मोड हो, मतलब कोई भी तरीका यूज कर रहे हो आप, वो क्या बोला जाता है, वर्क। समझा? कौन सी ऑर्डर्ड है, कौन सी डिसऑर्डर्ड है, वर्क ऑर्डर्ड होती है, अच्छी फॉर्म मानी जाती है। हीट क्या मानी जाती है, डिसऑर्डर्ड, वो अच्छा फॉर्म नहीं माना जाता।
क्लियर है बातें? यूनिट समझ में आया? कन्वर्जन फैक्टर समझ में आना चाहिए आपको कि कब कैसे कन्वर्ट करना है। जहां पे लीटर एटीएम लीटर बार दोनों लिखा है, तो लीटर एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लीटर बार। लीटर तो सेम ही है, एटीएम और बार को अपन अप्रोक्सीमेट क्या मानते हैं? इक्वल। अब समझे मेरी बात को? ठीक है। ब्लैक कलर का मार्कर लेके आना है। लिख लो। पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं, अरे जरूरत नहीं है अभी, 2 मिनट में मार्कर आ जाएगा ना, फिर वापस किसी को बुलाना पड़ता है चालू करने के लिए। अभी का बैठने के लिए ले लिया ना वो।
Complete. That is the next term, internal energy. Internal energy. Internal energy. The term internal energy is represented either by E or U. ठीक है, E या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं. चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा E या फिर डेल्टा U लिखते हैं. पुराने टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखेंगे, ठीक है, तो पहले के टाइम पे ई लिखते थे, बट रिसेंटली अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में तो यू लिखा हुआ रहता है, बराबर. तो अपन यू ही यूज करने वाले, ई नहीं, बट ई आपके नॉलेज के लिए दे दिया कि कहीं पे लिखा हो तो आप समझ जाए क्या है. इंटरनल एनर्जी के टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है. एक सिस्टम है, बराबर, एक गैस सिस्टम, यानी एक अरेंजमेंट है जिसमें गैस है, ठीक है. पिस्टन लगा हुआ है ऊपर से मान लो, या कंटेनर है, ठीक है, पिस्टन नहीं है, कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, गैस भरी हुई है अंदर. उस गैस के अंदर एटम होंगे, मैटर है वो, हाँ या ना. तो उस मैटर के एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जी होंगी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होंगी, उसका जो सम होगा वो इंटरनल एनर्जी बोला जाएगा. वो क्या बोला जाएगा? इंटरनल एनर्जी. तो बेसिकली मैं बोलूंगा दो टाइप की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी. तो अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी अभी के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि दैट इंटरनल एनर्जी is a sum of kinetic energy and potential energy. बराबर. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी में मैं क्या बोलता हूँ कि ये दोनों का सम तो है, बराबर. काइनेटिक एनर्जी में कई वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज होंगी. जैसे मैं बोलता हूँ कि मॉलिक्यूल जो एटम अंदर होगा उसके लिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके लिए वाइब्रेशनल होगा, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, उसके लिए रोटेशनल होगा. देयर आर वेरियस टाइप. मैंने बोला ना, उस मैटर, उस एटम के साथ एसोसिएटेड जितनी भी टाइप की एनर्जी होंगी सबका सम क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी, बराबर. उसके एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जी हो. पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग तरीके से होगी. एटम कभी दूर है कभी पास है, उस हिसाब से इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, वैसा सब होगा, ठीक है. अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बोलते हैं मालूम है कि किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, बराबर, एक सिस्टम के लिए, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. या फिर मैं एग्जैक्टली लिखूं ऐसा, तो ऐसा मैं बोलूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, आप समझे मेरी बात को, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इसे डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अब इसके कई सारे रीजन होते हैं. जैसे मैंने बोला ना कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते रहेंगे, बराबर. अब मान लो कि एटम एक ऐसे सिचुएशन पे जहां पे ये न्यूक्लियस हो गया, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखते हैं? K into Q1 Q2 upon R. Q1 Q2 are the charges. Q1 is positive, Q2 is negative. So in that case, potential energy is negative. But suppose if situation is like this, if situation is like this, जहां पे दोनों सिस्टम एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं,
अपोज करने का मतलब क्या हो गया, लेट मी वेरी क्लियर, कि रिपल्शन हो रहा है, मतलब उनके बीच में, ऐसा है मान लीजिए, ठीक है, ऐसा है, ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो मैं बोलूंगा उस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि Q1 Q2 क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, तो दोनों केसेस में माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, प्लस ना, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, एग्री ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डोंट यू थिंक ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब चेंजेस हो रहे होंगे ना? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम लोग आगे क्या बोलते हैं, तो ये काम कैसे होगा मेरा, मैं कैसे समझूंगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है? तो कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने क्या किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, but change in internal energy can be determined. Change in internal energy can be determined. Now let us understand ये क्या चीज होती है। जब मुझे शुरुआत का और एंड का ही नहीं पता, बराबर, तो उसका डिफरेंस कैसे निकाल लूंगा मैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है। मैं बोलता हूँ सिस्टम U1 है, U1 नहीं पता मुझे क्या है। मैं बोलता हूँ सिस्टम U2 है, मुझे वो भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं बोलता हूँ U1 और U2 का चेंज निकल जाएगा, ठीक है? कैसे? मान लो मेरे पास अभी वॉलेट में कितना पैसा है किसी को नहीं पता, मान लो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, बराबर। अब मान लो कि हर्ष ने मुझे 100 रुपया दिया, उसका उधार था, उसने दिया मेरे को, रिटर्न दिया, मैंने लिया नहीं बाबा, तो 100 उसने मेरे को दिया और पुराना वाला रिटर्न किया। तो अगर मेरे पास पहला एक्स अमाउंट था, तो अभी मेरे पास क्या हो गया, एक्स प्लस 100, चेंज मिल गया ना, चेंज 100 का है, ये हुआ। पहला इंटरनल एनर्जी कितना है वो नहीं फर्क पड़ता, अभी कितना फर्क नहीं पड़ता, दोनों का चेंज तो मिल गया ना। चेंज क्या था, 100, यही है चेंज। अभी भी नहीं समझा? बराबर। अभी भी आपको नहीं पता मेरे पास कितना पैसा है, बट आपको ये समझ में आ गया है कि पहले जितना था और अभी जितना है उसमें 100 रुपए का डिफरेंस है, 100 रुपया बढ़ गया है, बराबर, ठीक है? मान लीजिए पहले का अमाउंट एक्स था, आया समझ में बात? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है, मैंने प्रवीण को 200 रुपया दे दिया, ठीक है, अभी क्या बचा, एक्स माइनस 200। आपको ये वैल्यू भी नहीं पता, आपको ये वैल्यू भी नहीं पता, बट इन दोनों के बीच का चेंज तो पता है ना। तो इंटरनल एनर्जी जब मैं चेंज करूंगा तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कितने से चेंज कर रहा हूं, तो मुझे समझ जाएगा कि सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ। ये सिस्टम पहले एक पर्टिकुलर एनर्जी पे था, बट अभी ये 100 जूल की एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया या रिलीज करके कम कर दिया, वॉट एवर इट इज। समझ तो जाऊंगा ना मैं? तो इसलिए मैंने बोला कि दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन भले नहीं की जा सकती, बट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड, दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। यू गॉट माय पॉइंट? U1 नहीं वो मिलेगा, U2 नहीं मिलेगा, बट डेल्टा U मिलेगा। अभी भी नहीं समझा? ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, बराबर। अब ये जो अमाउंट था x, बाद में x प्लस 100 हो गया ना, तो पहली वाली इंटरनल एनर्जी क्या थी, बराबर, ये यही हुआ ना। ये देखिए, मैं इसको ऐसे लिख के भी समझा देता हूँ कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, कि पहले मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी U1 था, इसकी इंटरनल एनर्जी में मान लीजिए 100 का चेंज करना है, 100 ऐड कर रहे हैं, बराबर, उस सिस्टम को इतनी एनर्जी और दी जा रही है, ठीक है। अभी क्या बन गया, U2 बन गया। अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर आपने इसको x माना तो आपने इसको x प्लस 100 माना ना, बराबर, तो आपने डेल्टा U क्या बोला, डेल्टा U क्या हो गया, U2 माइनस U1, बराबर, तो x प्लस 100 माइनस x, बराबर ना। तो U2 माइनस U1 आपके लिए क्या आ गया, 100, बराबर। नंबर्स में ऐसे रैंडम नंबर्स लेके डील कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या पूछना चाहता हूं कि पहले x था, चेंज आया ना उसमें, आपने मान लीजिए मैटर और ऐड कर दिया, मैटर और ऐड कर दिया तो उसके एसोसिएटेड जो एनर्जी थी वो बढ़ गई, तो इसलिए उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। तो क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बढ़ने से इसको फर्क पड़ा? हाँ पड़ा ना। कौन था जो नहीं? अरे किसी ने आपको 100 रुपया दिया तो आपके पैसे में ये अभी भी उतने पे ही है। अरे माइनस में भी होंगे तभी तो कुछ तो कवर होगा ना, बराबर ना। आपके पास 0 था, 100 आया तो 100 बढ़ा ना भाई, इतनी लालच अच्छी बात नहीं है भाई। ये 100 आया बोला कुछ नहीं बढ़ा,
अरे 100 बढ़ गया ना, तो अमाउंट अमाउंट के चेंज होने से क्या उस प्रॉपर्टी में चेंज आया? आंसर इज यस। आप समझे मेरी बात को? तो ऐसे प्रॉपर्टी को अपन क्या बुलाते हैं? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो 100 रुपए कहाँ से आ रहे हैं, मेरे को एक ही बात से फर्क है, 100 रुपया आ रहा है, इनिशियल फाइनल से मतलब है ना, 5 से तो मतलब ही नहीं है। वो 100 रुपए मुझे हर्ष की तरफ से आए, सनी की तरफ से आए, अतर की तरफ से आए, श्रेयस की तरफ से आए, बराबर, सारा की तरफ से आए, साक्षी की तरफ से आए, स्वर्दा की तरफ से आए, किधर से भी आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या बोलूंगा, पहला x था, अब x प्लस 100 हुआ, दैट्स द पॉइंट। तो ये क्या सिस्टम हुआ? ये हुआ स्टेट फंक्शन। इसलिए आपको बोला था ना कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। समझा? डेल्टा। ठीक है, तो 2 पॉइंट में लिखूंगा कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, वो होता है स्टेट फंक्शन एंड is a which kind of property? Yes, this is extensive property. You got my point? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जब इंटरनल एनर्जी के बारे में अपना डिस्कशन होता है, बराबर, तो मैं बोलता हूँ कि फॉर आइडियल गैस, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इज फॉर आइडियल गैस, बराबर, इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के केसेस में पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है? जीरो, बराबर। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, मैंने शायद पढ़ाया भी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, बराबर, बराबर, जहां पे 3/2 R को क्या लिखते हैं? कांस्टेंट लिखते हैं ना। तो के ई क्या है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और के ई क्या है? इंटरनल एनर्जी हो गया फिर। तो उसके आइडियल गैस के केस में तो टर्म ही जीरो हो गया ना, आया ना? ये सब तो तब होगा ना जब मैं पास आऊंगा या दूर जाऊंगा, अपना रिश्ता ही नहीं है, तब तो जीरो ही हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझा मेरा बात? क्योंकि उन दोनों का अपन पोटेंशियल जीरो कब बोलते हैं? जब उनके बीच की रेडियस क्या है? इनफाइनाइट, मतलब एक डिस्टेंस पे जिसपे एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, याद है ये चीज? ठीक है, तो अगर मैं उस हिसाब से जीरो बोलता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंटरनल आइडियल गैस, अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। व्हाट यू से, यस और नो? U is function of temperature. Internal energy is a function of temperature. मतलब बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसे केस में अगर कहीं किसी ने बोल दिया कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, आप सिस्टम में आइडियल गैस लेके ही चलोगे जब तक वो कुछ ना बोले। प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल का मतलब हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो वो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया। इट डजंट मीन दैट इंटरनल एनर्जी जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, मैटर है तो इंटरनल एनर्जी है भाई, हाँ या ना? आपकी बॉडी है तो थोड़ा बहुत तो ताकत है ही ना, कम है ज्यादा है वो अलग बात होती है, वैसे ही उधर है। नहीं समझे मेरी बात? बराबर, डेल्टा टी इज जीरो तो डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। इसी केस में अगर आप ऐसा बोल दें कि मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब हो गया डेल्टा टी बढ़ेगा, और डेल्टा टी बढ़ेगा तो मैं बोलता हूँ डेल्टा यू भी बढ़ेगा। पॉइंट्स एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। यही चीज हुई ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब कैसे बढ़ाएंगे कैसे कम करेंगे, तो वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि दिस, उसे मुझे एक पॉइंट पहले ही लिख देना चाहिए था, बट ठीक है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कि टेम्परेचर को जब मैं डिक्रीज करूंगा तो डेल्टा टी भी तो डिक्रीज होगा, डेल्टा टी डिक्रीज होगा तो डेल्टा यू भी डिक्रीज होगा। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकता है, इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकता है। जब डेल्टा यू बढ़ गया मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, और डेल्टा यू जब कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। सिंपल, हाँ या ना? ठीक है, बट सपोज इफ द गैस इज रियल गैस, इफ द गैस इज रियल गैस, रियल गैस में खाली ये टर्म नहीं होता ना, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, हाँ या ना? ठीक है, तो वहां पे क्या बोला जाता है मालूम है कि फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, वहां पे टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है। क्यों, वो भी मैं समझा चुका हूँ। इधर सिस्टम की गैस आइडियल है, उधर सिस्टम की गैस रियल है। आइडियल गैस में पी जीरो है अपना, आइडियल गैस में पी जीरो है, रियल गैस में पी जीरो नहीं है। तो ये समझने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो होगा दैट इंटरनल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है वही मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल, दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, वो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करना है बराबर, तो कैसे चेंज किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूं कि दैट इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज ओनली बाय टू वेज, ओनली बाय टू वेज, दो तरीके हैं जिससे मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता हूं, एक तरीका है हीट बराबर, और दूसरा तरीका है वर्क, यही तो दो मोड है एनर्जी के ना, अरे हाँ या ना, बराबर। समझने के हिसाब से अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लो कि हाँ, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो रॉड है आयरन रॉड, ठीक है, दिस आयरन रॉड इज हीटेड, दिस आयरन रॉड इज हीटेड, हीट देने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर मिल रहा है, चेंज आ जाएगा, अरे हाँ या ना। दूसरा क्या है, ये आयरन रॉड को मैं हैमर कर रहा हूं, वर्क, तो दो तरीके होंगे जिससे इसको चेंज किया जा सकता है इंटरनल एनर्जी को, या तो हीट से या तो वर्क से, मतलब अगर U1 को U2 बनाना है यानी इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, तो या तो हीट के थ्रू होगा या तो वर्क के थ्रू होगा, ये नहीं समझे मेरी बात, या तो हीट के थ्रू होगा या तो वर्क के थ्रू होगा, या तो वर्क डन करेंगे तो U2 बनेगा, या तो हीट निकालेंगे या तो हीट देंगे तो U2 बनेगा, क्योंकि डेल्टा U तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि U1 है U2 बन रहा है ना, तो शायद ये जो 100 लिखा है ना, या तो ये 100 हीट के लिए या तो ये 100 वर्क डन के लिए, नहीं समझा मेरा बात, जिस तरीके से मैंने बोला ना कि एक तरफ मैंने आयरन रॉड को क्या किया, हीट किया, या फिर मैंने हैमर किया, तो दो तरीके हुए ना क्या करने के, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, समझ में आया बात, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है अपना, वो नेक्स्ट डिस्कशन है रिलेटेड विथ साइन कन्वेंशन, क्या डिस्कशन है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये एक सिस्टम मान के चलते हैं बराबर, ये क्या है, एक सिस्टम, ठीक है, ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन समझता है ना, बोला ना मैंने कई बार, वो पिचकारी वाला साइकिल पंप वाला पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपने हीट अंदर दिया, हीट ऐसे आ रहा है, तो मतलब क्या सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस साइन का मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हुआ दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दिस इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम बराबर। ऐसे केसेस में हीट को माना जाएगा पॉजिटिव, क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। इस साइन का क्या मतलब हुआ कि हीट बाहर जा रहा है सिस्टम से, ये तो सिस्टम है, ये सबको समझता है, बाकी पूरी दुनिया बाकी यूनिवर्स का पार्ट सराउंडिंग, ठीक है। क्या नाम है आपका, नींद आ रहा है पक्का, अरे बाबा इतना भी बुरा नहीं पढ़ा रहा कि नींद आ जाए, कुछ तो समझाई देता हूँ। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम बराबर ना, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो इस केस में क्या माना जाएगा, उस क्यू को निगेटिव माना जाएगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ या ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है बराबर, तो उस केस में जो डेल्टा यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, बट अगर मान लो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो उस केस में डेल्टा यू जो आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। आप समझे मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी नहीं निकलता बाहर जाता है, ऐसा नहीं होता, इंटरनल एनर्जी का बाहर नहीं आ रहा है, वो एरो भले वैसा मैंने लिखा हूँ, इंटरनल एनर्जी जब भी चेंज होगी तो वो हीट या वर्क की फॉर्म में ही चेंज होगी ना, मैंने ऐसा बोला, इस एरो का मतलब मैंने समझा है कि सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, और इस एरो के थ्रू मैंने समझा है कि सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी कम हो गया, उसके होने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, हीट हो सकता है या तो वर्क हो सकता है, बट जब भी बढ़ेगा द डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव, और जब भी कम होगा इन दैट केस डेल्टा यू विल बी नेगेटिव,
जिस केस में बढ़ेगा ना उस केस में डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, और जिस केस में कम होगा उस केस में डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। अब वो किस तरीके से होगा वो मुझे नहीं पता है, वो हीट भी हो सकता है, वो वर्क भी हो सकता है। तुम्हारा दिमाग सब अगर सोच पा रहा होगा तो इतना सोच लेगा कि ये सिस्टम इंटरनल एनर्जी U1, ये सिस्टम ये इंटरनल एनर्जी U2, मान लो हीट एब्जॉर्ब करा दिया तो अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो डेल्टा यू जो हुआ तो पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो सर ने बोला डेल्टा यू पॉजिटिव है। U1 से U2 बनाने के लिए उसकी हीट निकाल दी, बराबर, सिस्टम ने हीट लॉस किया, 50 जूल का हीट लॉस कर दिया, बराबर, तो उस केस में क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी कम हो गया, बराबर। अब दो टर्म और आएंगे, मान लो सराउंडिंग, ये तो सिस्टम है ना आपका, ये कौन है, सिस्टम, इसके बाहर सब क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग ना वर्क डन कर रहे हैं, वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो मैं उससे बोलता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, बराबर। जस्ट इमेजिन एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन होने का मतलब है बाहर आपने लाके एक 50 किलो का पत्थर रख दिया उसके ऊपर, बराबर, वो जो पिस्टन था जो फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है वो नीचे धड़ाम से आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तो ये क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिससे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, क्या बोलते हो, हाँ या ना। पहले अगर वॉल्यूम V1 था तो अभी वॉल्यूम V2 हो गया। इफ आई आस्क यू V1 और V2 का डिफरेंस, बराबर, तो वो डेल्टा V होगा, और आप बोलेंगे कि इसका जो डेल्टा V आएगा ना सर वो डेल्टा V नेगेटिव होगा, बोलो हाँ या ना, बराबर। जब भी अब यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे ध्यान से, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा वर्क डन क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, और जब भी वर्क बाय द सिस्टम होगा, ये साइन क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम का, अब ये साइन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम का, बराबर। तो ऐसे केस में वर्क डन को क्या माना जाएगा, देखो दिस इज वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे, थर्मो हुआ फिजिक्स में, हाँ, जब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे ना तो इन साइन कन्वेंशंस को वर्क डन के उल्टा माना जाता है उधर, बराबर, हम गैस को प्रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन मुझे जो मिली चाहिए, मैं फॉर्मूला उसी हिसाब से डिराइव करता हूँ, उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करूंगा कि मेरी साइन कन्वेंशन हमेशा यही आनी चाहिए कि व्हेनेवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट विल बी कॉल्ड कंप्रेशन। तो जब मैं कंप्रेशन बोलूंगा तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, और जब मैं एक्सपांशन बोलूंगा तो मेरा वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। These are the sign conventions given by IUPAC for the heat, work and internal energy. ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये कैसे होगा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ये तो मैंने अभी बोला है, बताया है, समझाया नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अपन जो डिस्कस करने वाले हो वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेजरली पढ़ने के लिए क्या है, दो ही चीजें, हीट और वर्क, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफर है ना ये, बराबर, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हो दो ही तरीके से होता है, या तो हीट की फॉर्म में, या तो, हाँ, अब वर्क कितने फॉर्म के होते हैं वो देख लेते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, एक को बोलते हैं पीवी वर्क जो अपने काम का है, बराबर, और एक को बोलते हैं नॉन पीवी वर्क जो अपने काम का नहीं है, ठीक है। नॉन पीवी वर्क में क्या आता है, नॉन पीवी वर्क में कई सारी चीजें होती है, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन, कई सारी चीजें होंगी, ठीक है। वो MGH वगैरह वो सब फोर्स वेस नहीं लिखते अपन, वो सब काम का नहीं है अभी। अभी के लिए मेरा क्या काम का है, पीवी वर्क, मैकेनिकल वर्क है, ये कौन सा वर्क है, मैकेनिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, ये सब मेरे काम का नहीं है। तो जो भी मैं बातें करूंगा वो सब बातें मैं मेरी रिलेटेड होंगी प्रेशर, वॉल्यूम वर्क, बराबर, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेटेड होंगी। अब इस वर्क, जब ये वर्क होगा तो एक चेंज आएगा ना, एक प्रोसेस होगा, अरे हाँ या ना, एक प्रोसेस के थ्रू होगा ना, उस प्रोसेस को मैं अभी के लिए मान रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का कंसिडरेशन करने का क्या मतलब होता है, समझ में आता है, हाँ, मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि थ्रू आउट द प्रोसेस द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये कंडीशन मेरी हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस की।
जिसमें अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच डेल्टा टी इज जीरो, बराबर। इसके अंदर भी मैं कौन सा वे सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा है ये बोलो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ये जो वर्क डन का प्रोसेस मैंने सेलेक्ट किया है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का है। ये इरिवर्सिबल है, जो 1 2 3 4 5 स्टेप में हो जाता है। हाँ है ना, याद आ रहा है? जहां पे डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज लार्ज और स्मॉल, लार्ज, दो प्रोसेस बताए थे ना। ये कौन सा वाला एग्जांपल है जिसमें एक एक सैंड पार्टिकल निकाल रहे थे या पूरा हटा दे रहे थे? पूरा हटा दे रहे थे, बराबर। ठीक है, तो मैं उस प्रोसेस के थ्रू अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवर्सिबल वाला इसके बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब आइसोथर्मल की कंडीशन समझी, एक इरिवर्सिबल में करनी और एक रिवर्सिबल। अब मान लो कि मैं एक पिस्टन, ये कंटेनर है, ठीक है, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द आइडियल गैस, ठीक है, अंदर ये आइडियल गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस, बराबर। ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है, बराबर। फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, क्लियर है बात? इनिशियली जो ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इस वॉल्यूम को मान लो V1, क्या मान लो? V1। पिस्टन का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसे क्या मान लिया? A, ठीक है। एक सर्टेन प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अभी की सिचुएशन पे पिस्टन मान लो इक्विलिब्रियम पे, तो ये जो प्रेशर यहाँ से वो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये बाहर का प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। ये अंदर का प्रेशर क्या है? गैस का प्रेशर, ठीक है। अपनी कंसिडरेशन में हमेशा क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर। अपन गैस के प्रेशर में डील नहीं करेंगे, हमेशा किसके प्रेशर में डील करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर। अब मैं बोलता हूँ कि वर्क डन होता क्या है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डू यू एग्री विद मी? फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन। फोर्स क्या होता है? क्या होता है फोर्स? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, बराबर। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। एग्री? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात को, कि मान लो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, यहाँ पे ऐसे कुछ सैंड पार्टिकल्स, ऐसा कुछ है, मान लो सैंड पार्टिकल तुमने हटा दिया, याद है? वैसा सोचो, वो सैंड पार्टिकल तुमने क्या किया? हटा दिया। तुमने जैसे ही सैंड पार्टिकल हटाया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया। एग्री? यस और नो? बराबर। पिस्टन कहाँ जाएगा? दैट पिस्टन विल मूव अपवर्ड, हाँ या ना? तो इन दैट केस दिस विल बी द ड्राइविंग फोर्स एंड दिस विल बी द अपोजिंग फोर्स, बराबर। ये ड्राइव करेगा, वो अपोज करेगा, कहीं पे दोनों वापस इक्वल होंगे, रोक देगा, हाँ या ना? एग्री? मैं बोलता हूं कि जो फोर्स मैं कंसिडर कर रहा हूं, वो मैं ड्राइविंग नहीं कंसिडर कर रहा हूं, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? अपोजिंग। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा? माइनस। जिस जैसे मैंने माइनस साइन ले लिया, मेरे सारे साइन कन्वेंशंस क्लियर हो गए। ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव। तुम फॉर्मूले में कभी माइनस खुद से नहीं हटाओगे, क्लियर है बात? कंपलसरी फॉर्मूले में माइनस लिखना है, वेदर द प्रोसेस इज एक्सपांशन और कंप्रेशन, आई डोंट केयर, माइनस शुड बी देयर, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्लियर है? वो माइनस साइन हटाना नहीं है, स्टूडेंट की गलती यही होती है, वो सीख लेता है, समझ लेता है, साइन ही हटा देता है, बोलता है पॉजिटिव आएगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना, जो आएगा अपने आप आ जाएगा। आप समझे मेरी बात को? तो वर्क W क्या हो गया मेरा? माइनस एफ इंटू डी ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बराबर। ये पिस्टन मूव होके कहां चला गया? ये पिस्टन मूव होके यहां आ गया, मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गया, ये देखो। एग्री? कुछ समझ आ रहा है? बराबर। ये V1 था ना, ये याद है? V1 था। अब पिस्टन मूव होके यहां चला गया, तो ये क्या है? ये V2 है, ऊपर उठ गया ना, बोलो हाँ या ना? तो उस हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि जो ये फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है, अपोजिंग फोर्स, इसलिए तो नेगेटिव का साइन लिया ना, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा? माइनस, फोर्स को क्या लिखूंगा मालूम है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर को स्पेसिफाई कर देता हूं, लेट मी वेरी क्लियर,
external pressure into area into distance. What is area into distance traveled? Change in volume. Area into distance traveled is ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा. चेंज इन वॉल्यूम क्या है इधर? V1 V2 है. V2 माइनस दैट इज डेल्टा V. तो उसे क्या लिखा जाएगा? डेल्टा V. तो W की फॉर्मूला क्या होगी? W इज इक्वल टू माइनस PX इंटू दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. कोई भी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा. W is equal to minus Px into delta V. Let's see the different form of this formula. W is equal to minus Px into delta V. मैं इसे दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकता था, बराबर. जैसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने बोला ये नीचे आया, आपने एक मास रख दिया, ठीक है, मास रखने से नीचे आ गया. नीचे मतलब इधर का इधर, तो V1 इतना था, V2 इतना हो गया, बराबर. तो अंदर आप चेंज क्या लिखोगे? आपने लिखा F इंटू डी. ये देखिए आपने क्या लिखा? F इंटू डी. फिर F को आपने क्या लिखा? P इंटू A इंटू डी. व्हाट इज A इंटू डी? चेंज इन वॉल्यूम. बोलो हाँ या ना, बराबर. चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? V2 माइनस V1 होता है. बट मैं बोलता हूँ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो V2 माइनस V1 विल बी व्हाट? नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? P इंटू माइनस डेल्टा V माइनस P इंटू डेल्टा V. माइनस साइन वापस आ गया. आया समझ में बात? जाना है क्या किधर? बुलाएगा कोई? नहीं बाबा, ऐसा पूछ रहे तो बोल देने का. ये क्या है, मैं वापस भी पढ़ा दूंगा. बुलाया वो जरूरी है, पढ़ाने का क्या है, मेरा तो काम ही है. कल पढ़ा दूंगा, जल्दी छोड़ देता हूँ आज. अपना क्लास होके भी ये करने को नहीं मिला तो क्या मतलब है फिर? छुट्टी चाहिए क्या? नहीं, क्या घर वालों को फोन करना पड़ता है खाली बताने के लिए, बस जल्दी छोड़ाए करके, बाकी और कुछ नहीं. हाँ, नहीं चाहिए छुट्टी, चलो फिर आ जाओ, ध्यान दो. अब मान लो केसेस सोचो. W इज इक्वल टू माइनस PX इंटू डेल्टा V है ना. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कि मैंने बोला कि पिस्टन मूव्स, पिस्टन के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है. पिस्टन मूव्स अपवर्ड, मतलब एक्सपांशन की बात कर रहा हूं ना. बोलो, piston moves upward. That means V2 is greater than V1. That means V final is greater than V initial. वो लोग फाइनल इनिशियल भी लिखते हैं, ठीक है. वो पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. V2 is greater than V1. तो in that case डेल्टा V is what? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव होगा तो मेरे फॉर्मूले में माइनस तो है ही, तो मेरा वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. हाँ या ना, बराबर. ये प्रोसेस क्या बोला जाएगा? ये कौन सा वर्क डन है? ये है एक्सपांशन वर्क डन. ये क्या है? एक्सपांशन वर्क डन. वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? कि वर्क कौन कर रहा है? वर्क डन बाय द ऑन द सराउंडिंग. वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द. गैस ने काम किया ना. मैं तो गैस को ही रेफरेंस देखता हूं. मेरे लिए गैस उधर आइडियल गैस ही सब कुछ है उस कंटेनर की. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे हाँ या ना. Let's see. What in case if that piston moves down? See, check this. Piston moves downward. क्या हो जाएगा? V2 और V1 का सीन चेंज हो गया. डेल्टा V क्या आएगा? नेगेटिव. तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव. एक्सपांशन की जगह क्या होगा? कंप्रेशन. क्या बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है. This is what? This is work done on the system by the surrounding. What do you say? Yes or no? ये तो मैं ऐसे टाइम पास में लिख रहा हूं कि V1 इक्वल टू V2. कुछ चेंज ही नहीं हुआ, पिस्टन ही नहीं हिला, बराबर. तो डेल्टा V क्या माना जाएगा? जीरो. तो वर्क डन जीरो. हाँ या ना? ठीक है. नाउ दिस इज नोट पार्ट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस. देखिए, ये W, ये P और ये V. ये क्वेश्चन में ना कुछ ही बातें जो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझनी है. पहला तो उसे पता कैसे चलेगा कि यही कंडीशन दी हुई है, ठीक है. तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी वो ये कंडीशन देगा ना तो उधर मेंशन करेगा
कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या मेंशन करेगा? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ये देखिए इधर अगर उसने मेंशन किया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या वो सिचुएशन जो दी गई है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की सिचुएशन बन रही है, तो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में इतना तो समझ में आता है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस का बात हो रहा था ना, तो हर एक स्टेज पे प्रेशर में चेंज आ रहा था ना, बट जब इरिवर्सिबल की बात हुई थी तो प्रेशर जो था वो शुरू और आखिरी दोनों जगह पे कांस्टेंट ही था। कैसे? वो इस तरीके से था कि जब आपने शुरुआत की इनिशियल स्टेज पे, तो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था सिस्टम पे, जब सैंड पार्टिकल का बाउल रखा हुआ था, बराबर, ये पहली वाली सिचुएशन जब V1 की थी, बराबर, जब V1 की सिचुएशन थी तो उसमें क्या हुआ था कि अप्लाइड प्रेशर मतलब एक्सटर्नल और गैस तो सेम ही था ना, तो क्या यहाँ पे थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट था? हाँ। आपने जब सैंड पार्टिकल हटा दिया तो ये पिस्टन कहीं और चला गया, बराबर, और वापस से वहां से लगने वाला प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसलिए अपन बोलते कि जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वहां पे जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट अप्लाइड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। आया समझ में? तो मुझे जो प्रेशर दिया जाता है ना, बाद वाला प्रेशर दिया जाता है कि इतना हुआ वो बाद में, बराबर, तो मतलब वो प्रोसेस थ्रू आउट क्या हुआ? कांस्टेंट। ये ऐसा क्यों बोला जाता है? कभी कभी स्टूडेंट के मन में डाउट भी आ जाता है, बोला चेंज तो हो रहा है ना सर, आप बोल रहे हो कांस्टेंट कांस्टेंट, बट चेंज तो हो रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने ये देखिए, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है? आर्ग्यूमेंट करोगे तो मेरे पास फिर कुछ आंसर नहीं होगा उसका, क्योंकि वो अननेसेसरी बातें हो जाएंगी। मैंने बोला यहाँ पे था, मान लो पिस्टन ऐसा है, मान लीजिए पिस्टन यहाँ था, आपने वो हटा दिया तो पिस्टन झटके से यहाँ चला गया। गैस तुरंत नहीं जाती है भाई, वो टाइम लेगी। ऐसा नहीं पिस्टन ऊपर गया गैस भी ऊपर चली गई साथ साथ में, ऐसा नहीं होता। क्या होगा मालूम है? आपका पिस्टन यहाँ पे था, आपका पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है ना, तो उतन ये जो जगह होगी ना, जब ये पिस्टन यहां पहुंचेगा तो इस जगह पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? हाँ। अब जब ये पिस्टन यहां पहुंच के रुक गया तो गैस एक्सपांड होना चालू हुआ। तो ये जो भी काम हुआ, जब वो गैस एक्सपांड हो रही है तो बाहर जो प्रेशर है वो तो क्या है? कांस्टेंट ही है ना, प्रेशर तो चेंज हो चुका है। तो जो प्रोसेस हुआ वो तो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हुआ ना। अभी भी नहीं समझा मेरी बात? क्या लॉजिक था वो समझा? इधर था, इधर से इधर पहुंचा, तो जब ये इधर से इधर पहुंचा तो इतनी देर में गैस का कुछ नहीं हुआ। आप समझे मेरी बात को? ना तो एक्सपांशन हुआ, ना तो मतलब कुछ हुआ नहीं उसको, गैस वहां की वहां है, बराबर। अब क्या हुआ कि जब ये यहां से यहां चला गया तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसके बाद इस गैस ने अपने आप को क्या करना? एक्सपांड। हाँ, तो ये दोनों जगह पे होता है, ड्यूरिंग एक्सपांशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन। जब भी वो एक्सपांड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, जब वो दूसरा वाला प्रेशर आ जाता है तब। पहले वाले प्रेशर और दूसरे वाले प्रेशर के चेंज होने के बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो हिंट है ये एक टाइप का कि जहां भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया रहे, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये फॉर्मूला लगाना है, अलॉन्ग विद आइसोथर्मल होना ही चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आइसोथर्मल ही नहीं है और तुम लगा दे रहे हो, तब तो उस समय इरिवर्सिबल है। मुझे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? इरिवर्सिबल। तो ऐसी कंडीशंस को एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसी कंडीशन दे रहा है। ठीक है, अगर वर्क डन आपको वो जूल में पूछेगा तो उसके लिए प्रेशर आपका पास्कल में होना चाहिए और वॉल्यूम हैज टू बी इन मीटर क्यूब। अगर वो वर्क डन लीटर एटमॉस्फेयर में पूछेगा, बराबर, तो उसके लिए प्रेशर होना चाहिए अपना एटीएम में, बराबर, और वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर। मीटर क्यूब वगैरह नहीं चलेगा। और आई थिंक ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि सबको याद है 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, बराबर, और 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। याद है कि नहीं याद है ये? ठीक है, और जब वो वर्क डन लीटर बार में पूछेगा तो इन दैट केस दैट प्रेशर शुड बी इन बार एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। ठीक है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है बातें? कॉपी कर लो।
बंद कर दे भाई। अरे बैटरी खत्म हो गया इसका।